हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त दीपक गुलियानी। आज हम इंटरनेशनल मार्केटिंग सब्जेक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मेजर डिसीजंस एंड अप्रोचेस इन इंटरनेशनल मार्केटिंग पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने हमारा प्रीवियस वीडियो लेक्चर डिफरेंसेस बिटवीन द डोमेस्टिक मार्केटिंग एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग जरूर देखा होगा। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से क्लिक करके आप उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक इंटरनेशनल मार्केटर को जब इंटरनेशनल मार्केटिंग में जाने लगता है तो बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, और ये डिसीजंस बड़े स्ट्रैटेजिक डिसीजंस होते हैं। अगर इन डिसीजंस को लेने में थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो उस बिजनेस के लिए एक तरीके से यूँ कह सकते हैं कि उसका फ्यूचर जो है वो खतरे में पड़ सकता है। तो ये डिसीजंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और एक इंटरनेशनल मार्केटर को बहुत सोच समझ के ये डिसीजंस लेने चाहिए। वन बाय वन इन डिसीजंस के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला डिसीजन आता है इंटरनेशनल मार्केटिंग डिसीजन। अब ये क्या है? देखिए, सबसे पहले तो बिजनेसमैन को यही सोचना है कि क्या उसने अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है या नहीं ले जाना, इनकी उसने अपने बिजनेस को इंटरनेशनल मार्केटिंग में एंट्री करनी है या नहीं करनी। अब उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ के फ़ायदे और नुकसान तो दोनों ही हैं। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को उसको सोचना चाहिए कि जो डोमेस्टिक बिजनेस है उसके कंपैरिजन में जो इंटरनेशनल बिजनेस का रिस्क है वो बहुत ज़्यादा होता है, और इसलिए जो ये डिसीजन है बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। उसे क्या सोचना चाहिए? उसे ये देखना चाहिए कि बजाय इंटरनेशनल मार्केटिंग में पहले एंट्री करने से पहले उसे इसकी डेप्थ एनालिसिस करनी चाहिए, बहुत ही डीपली इसको एनालाइज करना चाहिए। किस किस चीज़ का एनालाइजेशन करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले एनालाइजेशन करना चाहिए अपनी खुद की जो बिजनेस यूनिट है उसकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, यानी कि हमारे पास ऐसा क्या यूनिक है जिसके लिए हमें इंटरनेशनल मार्केटिंग में जाना चाहिए, और क्या हमारे अंदर कमी है जो एक्सपोज हो सकती है अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस में जाते हैं। दूसरा, जिस नेशन में हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, जिस नेशन में हम अपने गुड्स को बेचने जा रहे हैं, उस नेशन के बारे में एनालाइजेशन करना चाहिए कि वहाँ हमारे लिए, हमारे गुड्स के लिए या हमारी जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, और वहाँ पर क्या क्या हमारे लिए थ्रेट्स हैं उस पर्टिकुलर नेशन में जहाँ हमने उस गुड्स को बेचना है। तो इस एनालाइजेशन के बाद जो है बिजनेसमैन आसानी से तय कर सकता है कि उसे इंटरनेशनल बिजनेस में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। क्यों? हो सकता है एक बिजनेसमैन के पास जो है उसके पास जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बहुत ही सफिशिएंट क्वांटिटी में हो, लेकिन प्रोडक्शन कैपेसिटी सफिशिएंट होने में उसके पास मैन पावर भी हो, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं कि मैन पावर कितनी है, मैनेजर स्किल कितनी है, उसके पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो सफिशिएंट है या नहीं है। इन सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद जो है इंटरनेशनल मार्केटर को सोचना चाहिए कि उस जो मार्केटर है उसको कि इंटरनेशनल मार्केटिंग के में जाना चाहिए या अपने बिजनेस को डोमेस्टिक मार्केटिंग तक ही सीमित रखना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट डिसीजन जो आता है वो आता है कंट्री सिलेक्शन डिसीजन। देखिए, पहले पॉइंट पे हमने क्या डिस्कस किया? पहले हमने ये तय किया कि क्या हमें इंटरनेशनल लेवल पे जाना है या नहीं जाना है। अब दूसरी डिसीजन जो है हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमें कंट्री किस तरीके से सिलेक्ट करनी है, क्योंकि देखिए किसी भी बिजनेसमैन के पास इतनी रिसोर्सेज या इतनी सारी चीज़ें नहीं होती कि वो पूरे वर्ल्ड में एक साथ बिजनेस एक्सपेंड कर सके, और वैसे भी पूरा वर्ल्ड जो है बहुत वाइड एरिया है, तो किसी भी बिजनेस यूनिट के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो हर एक कंट्री में अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके। इसलिए उसको डिसाइड करना होता है कि उसने जो है किस नेशन में अपने गुड्स को सेल करना है, किस नेशन में जो है उसने अपना प्रोडक्शन बेस बनाना है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी है, जिससे कि वहाँ पर प्रोड्यूस करके गुड्स को वो डिफरेंट मार्केट्स को, डिफरेंट नेशंस को आसानी से सर्व कर सके। अब देखिए, हर एक मार्केटर के पास जो भी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। इसके अलावा डिफरेंट नेशन में बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स हैं, कई तरह के जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल रिस्क भी हैं। हर एक नेशन का जो लॉ एंड ऑर्डर है वहाँ पर भी हमेशा खतरा बना रहता है। तो इसलिए एक बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो एक साथ हर एक नेशन में अपने आप को सर्व कर सके। तो इसलिए उसको किसी भी नेशन को सिलेक्ट करते वक्त इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि वहाँ के जो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं वो कैसे हैं, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो रिस्ट्रिक्शन है वो किस तरीके के हैं, ईजी हैं या ज़्यादा है, वहाँ पर जो पॉलिटिकल है वहाँ पर स्टेबिलिटी है या नहीं है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का किस तरीके का हाल है। ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के ही उसे जो है बहुत सारी लिस्ट में जो कंट्री हैं उनमें से उन कंट्री को सिलेक्ट करना चाहिए जहाँ पर जो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो उसके फेवर में हो, यानी कि वहाँ पर जो है फेवरेबल कंडीशंस हो, तो उन्हीं नेशंस को सिलेक्ट करके उसको स्टार्टिंग में एंट्री करनी चाहिए। तीसरा जो इम्पोर्टेंट डिसीजन आता है वो आता है मोड ऑफ एंट्री डिसीजन। अब देखिए, सबसे पहले ये तय किया कि हमें इंटरनेशनल मार्केटिंग में जाना है नहीं जाना है,
फिर हमने तय किया कि किन कंट्री में जाना है। अब हमें ये तो तय कर लिया कि किन किन कंट्री में हमने बिजनेस को एक्सपेंड करना है। अब हमें ये तय करना है कि उसमें जो बिजनेस को एक्सपेंड करना है उसका मोड क्या होगा, क्योंकि कई तरह के जो मोड होते हैं उस तरीके से हम बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, बड़े सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर थोड़ी सी भी गलती कर दी तो वो बिजनेस यूनिट के लिए जो उसका फ्यूचर है वो बहुत ही खतरे में आ सकता है। अब जो एंट्री करने के जो वे है वो जनरली दो ही हैं। एक तो होता है इन्वेस्टमेंट रूट और एक होता है ट्रेड रूट। देखिए, ट्रेड रूट के अंदर जो होता है, जो बिजनेस यूनिट है वो एक्सपोर्ट्स के थ्रू जो है एंट्री करती है फॉरेन नेशन के अंदर, तो वहाँ पर वो अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करती। दूसरी जो इन्वेस्टमेंट रूट होता है, इन्वेस्टमेंट रूट में जो बिजनेस यूनिट है वो अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर तय करती है, वहाँ पर अपने खुद के डिपार्टमेंट्स खोलती है। इस तरीके से जो है एंट्री किए जाते हैं, वहाँ पर अपनी खुद की जो है सब्सिडरी खोली जाती है। तो कई तरीके जो है वे अपनाए जाते हैं, मर्जर्स किए जाते हैं, एक्विजिशंस किए जाते हैं। तो एक बिजनेस एंटरप्राइजेस को ये चूज़ करना होता है कि उसे किस तरीके से एंट्री करनी है, एक्सपोर्ट रूट से एंट्री करनी है या इन्वेस्टमेंट रूट से एंट्री करनी है। अब उसके लिए भी कई तरह के जो फैक्टर्स हैं वो कंपनी को ध्यान में रख के ही डिसाइड करने होते हैं कि उस कंपनी के पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है, उनका जो जिस नेशन में वो बिजनेस करने जा रही है उसका जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, और इसके अलावा जो उसकी कंट्री का खुद का जो डोमेस्टिक नेशन का एनवायरनमेंट है वो किस तरीके का है। इन सारे फैक्टर्स को भी जो है बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। जो रिस्क का लेवल है वो कितना है, जो इन्वेस्टमेंट लगेगा वो कितना आएगा, जो फैक्टर कॉस्ट है यानी कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है डिफरेंट फैक्टर्स की वो कितनी है होस्ट नेशन में, इन सारे पॉइंट्स को जो है ध्यान में रख के ही तय करना होगा कि फॉरेन मार्केट्स में एंट्री किस वे में करनी है। जरूरी नहीं है कि एक बिजनेस एंटरप्राइजेज या इंटरनेशनल मार्केटर हर एक नेशन में सेम एंट्री मोड को यूज़ करे। हो सकता है कि वो एक नेशन में तो ट्रेड रूट से एंट्री करे और जबकि दूसरे नेशन में जो है वो इन्वेस्टमेंट रूट से एंट्री करे। तो हर एक जो बिजनेसमैन है उसको सोचना होता है कि उसे किस रूट से एंट्री करनी चाहिए जिससे कि उसको जो उसका रिस्क है वो तो मिनिमम हो, लेकिन जो उसका बेनिफिट है वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा हो। अगला जो आता है पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो आता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिसीजंस। देखिए, एक बिजनेस में बहुत सारे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिसीजन लेने पड़ते हैं, वो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे और ये डिसीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे तय कर पाता है कि किस तरीके से उसने जो है जो डिफरेंट नेशन के कस्टमर हैं उनको किस तरीके से वो सर्व कर सकता है। सबसे पहले डिसीजन आता है वो आता है एक्सटेंडिंग डोमेस्टिक मार्केटिंग मिक्स टू इंटरनेशनल मार्केट्स, जिसे एथनोसेंट्रिक अप्रोच भी कहते हैं। इसमें क्या करता है, एक बिजनेस यूनिट जो है वो अपनी जो सरप्लस प्रोडक्शन है, इनकी जो उसका डोमेस्टिक प्रोडक्शन कंज्यूम नहीं हो पाया या पूरी तरीके से नहीं बिक पाया, इनकी जो उसका एक्सेसिव प्रोडक्शन है केवल उसी को सेल करने के लिए वो इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री करता है। इसके लिए वो क्या करता है, वो एथनोसेंट्रिक अप्रोच को अपनाता है। एथनोसेंट्रिक अप्रोच में क्या किया जाता है, इस केस में क्या होता है, जो भी डोमेस्टिक मार्केटिंग में जो भी मार्केटिंग मिक्स को यूज़ किया जा रहा है उसी मार्केटिंग मिक्स को जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में भी यूज़ कर लेता है। यानी कि इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए वो अलग से, इंटरनेशनल फॉरेन नेशंस के लिए वो कोई अलग से मार्केटिंग मिक्स जो है स्ट्रेटजी नहीं अपनाता। जो भी डोमेस्टिक मार्केटिंग में जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी चल रही है उसी को ही वो एक्सटेंड कर देता है अदर नेशंस में भी। इसलिए इसको एक्सटेंडेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी या एक्सटेंशन स्ट्रेटजी भी कहा जाता है। ये तब होता है जब बिजनेस यूनिट जो है इनिशियल स्टेज पे इंटरनेशनल मार्केटिंग में एंट्री कर रही है, तो उस केस में उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे एंट्री करे और उसके लिए डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स अपनाए। तो उसके लिए वो कंपनी कर सकती है कि वो जो अपना डोमेस्टिक मार्केटिंग का है मिक्स चल रहा है उसी को ही कंटिन्यू रख के वो इंटरनेशनल मार्केटिंग में एंट्री करे। नेक्स्ट जो अप्रोच आती है वो आती है सेपरेट मार्केटिंग मिक्स फॉर ईच फॉरेन नेशन मार्केट, पॉलीसेंट्रिक अप्रोच। देखिए, पॉलीसेंट्रिक अप्रोच में क्या कहता है, ये स्ट्रेटेजी तब अडोप्ट की जाती है जब हर एक नेशंस का जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है वो डिफरेंट होता है। तो वहाँ पर जो है एक तरीके से स्टैंडर्डाइज अप्रोच नहीं अपनाई जा सकती, और क्योंकि डिफरेंट होने की वजह से हर एक मार्केटिंग नेशन के लिए अलग से एक जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाई जाती है वहाँ के मार्केटिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। इसलिए इस स्ट्रेटेजी को जो है एडोप्टेशन स्ट्रेटेजी या कस्टमर सेंट्रिक स्ट्रेटेजी भी कहा जाता है। देखिए, ये स्ट्रेटेजी तब अडोप्ट की जाती है जिस कंट्री में आप गुड्स बेचने जा रहे हैं वहाँ पर ह्यूज पोटेंशियल है, यानी कि आपका माल जो है वो काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में बिक सकता है और काफ़ी लंबे समय में बिक सकता है। वहाँ के जो कस्टमर है वो आपके गुड्स से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हैं। उस स्थिति में जो है इस अप्रोच को अपनाया जा सकता है। तीसरा जो वे आता है वो आता है यूनिफॉर्म मार्केटिंग मिक्स फॉर ए ग्रुप ऑफ नेशंस, जिसे जियो सेंट्रिक या रीजन सेंट्रिक अप्रोच भी कहा जाता है। देखिए, ये क्या अप्रोच है,
इस अप्रोच के अंदर जो है जो मार्केटर है, इंटरनेशनल मार्केटर है, वो इस चीज़ को रियलाइज़ करता है कि जो पूरा वर्ल्ड है, देखिए उसे तो हम एक तरीके से ये नहीं कह सकते कि वो होमोजीनियस है, यानी कि एक जैसा है, यानी कि जो कस्टमर्स हैं उनका बिहेवियर एक जैसा हो सकता है, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को तो जानता है कि जो ज़्यादातर जो नेशंस हैं उनके जो कस्टमर का बिहेवियर है उसमें कहीं ना कहीं सिमिलरिटी पाई जाती है, कई तरह की सिमिलरिटी पाई जाती है उनकी लाइकिंग्स में, डिसलाइकिंग्स में, उनकी टेस्ट प्रेफरेंसेस में, बाइंग मोटिव्स में, या बाइंग का जो पैटर्न्स है उसमें। तो क्यों ना जिन कंट्रीज़ के अंदर जो सिमिलरिटी पाई जाती है उन सिमिलरिटी के बेस पर उन नेशंस को एक ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया जाए, और ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप ऑफ नेशंस के लिए, एक पर्टिकुलर रीजन के लिए एक पर्टिकुलर मार्केटिंग मिक्स जो है अप्रोच अपनाई जाए। इसी को जो है जियोसेंट्रिक अप्रोच कहा जाता है, यानी कि इसमें वर्ल्ड को डिफरेंट नेशंस में, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात है, इन डिफरेंट नेशंस को ग्रुप में कन्वर्ट करते वक्त उनकी जो फिजिकल बाउंड्री है उसको ध्यान में नहीं रखा जाता, बल्कि उनके जो कस्टमर में जो सिमिलरिटी है उसको ध्यान में रखा जाता है, और उस सिमिलरिटी के बेस पे उनके ग्रुप बना दिए जाते हैं, और उस ग्रुप को जो है एक पर्टिकुलर मार्केटिंग अप्रोच के थ्रू उनको सर्व किया जाता है। तो इसका एक और फ़ायदा ये भी हो जाता है उस कंपनी को, इससे कंपनी के लिए अलग अलग जो है गुड्स को कस्टमाइज़ नहीं करना पड़ता, और जो लार्ज स्केल के जो इकोनॉमी का जो फ़ायदा है, यानी कि लार्ज स्केल पे जो प्रोडक्शन करने का फ़ायदा है, वो भी कंपनी को मिलने लगता है। तो ये 3 जो है मार्केटिंग की जो स्ट्रैटेजी के डिसीजंस लेने होते हैं। नंबर जो 5th पॉइंट आता है जो डिसीजंस का, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन जो लेना होता है वो लेना होता है रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। देखिए जो इंटरनेशनल मार्केटर है उसे ये तय करना पड़ता है कि उसे किस तरीके से का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्ट्रक्चर अपनाना है। जनरली जो बिजनेस में 2 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट में क्या करता है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जो बिजनेसमैन है वो खुद जो है एक तरीके से उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेवारी है वो खुद लेता है, और वो खुद अपने जो है ओवरसीज में जो है अपने डिपार्टमेंट्स खोलता है, या अपनी खुद की सब्सिडरी लगाता है, या अपने खुद के जो डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करता है, जिसके थ्रू जो है वो एंड यूज़र तक अपने गुड्स को पहुंचाता है। जहाँ तक सवाल है इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का, इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में वो क्या करता है, वो अपने खुद के यूनिट्स इस्टेब्लिश नहीं करता, बल्कि अपने गुड्स को जो है अपने ही नेशन में किसी जो मर्चेंट एक्सपोर्टर्स हैं, या एक्सपोर्ट हाउसेस हैं, या विजिटिंग बायर्स हैं, उनको बेच देता है, और फिर वो जो इंटरमीडिएटरी हैं, ये जो एक्सपोर्ट हाउसेस हैं, वो फिर इस गुड्स को जो है बाद में अपने ही नाम से, अपने ही ब्रांड के अंडर में इसको जो फॉरेन नेशन में गुड्स को बेचते हैं। इसे हम इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन वे कहते हैं। 6th जो इंपॉर्टेंट डिसीजन आता है दैट इज डिसीजन रिगार्डिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखिए अगर मान लीजिए वो डिस्ट्रीब्यूशन का जो चैनल है वो तय कर लेता है इंटरनेशनल मार्केटर, उसमें ये तय कर लेता है कि उसने जो गुड्स जो है वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में सेल करना है, तो उसे ये भी तय करना, कई तरह के और भी डिसीजन उसको लेने पड़ते हैं। सबसे पहला डिसीजन तो ये लेना पड़ता है कि जो उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है इंटरनेशनल बिजनेस में वो किस तरीके का होगा, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही है वो तय करेगा कि उसका गुड्स किस तरीके का बिकेगा विदेशों में। अब इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को तय करते वक्त भी उसे कई सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। जो उसका खुद का जो बिजनेस यूनिट का साइज़ है वो किस प्रकार का है वो ध्यान में रखना पड़ता है। फिर नेचर ऑफ प्रोडक्ट है वो किस टाइप का है, जो कंपनी के पास अवेलेबल रिसोर्सेज है वो किस टाइप के हैं, और जो गुड्स एक्सपोर्ट किया जा रहा है वो कितनी क्वांटिटी में है, यानी उसकी जो वॉल्यूम है वो कितना है। इसके अलावा जो अदर नेशंस का जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है वो किस टाइप का है, और जो प्रोडक्ट है वो कितने बेचे जा रहे हैं, यानी कि जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो कितने हैं, और फिर वो ग्लोबलाइजेशन की कौन सी स्टेज में है। इन सारी बातों को ध्यान में रख के ही उसे जो है अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार करना होता है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। अगर मान लीजिए उसने गलत ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार कर दिया तो वो उसकी जो एफिशिएंसी है इंटरनेशनल मार्केटिंग में वो डाउन हो जाएगी, और कहीं ना कहीं उसकी जो इनएफिशिएंसी है वो एक्सपोज हो जाएगी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डिसीजन आता है वो आता है डिसीजन रिगार्डिंग प्राइस कोटेशंस। देखिए प्राइस कोटेशन से रिलेटेड क्या डिसीजंस होते हैं। प्राइस कोटेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिसीजन है। अब लेकिन ये जो डिसीजन है वो कई तरह के अदर जो फैक्टर्स हैं उनको भी इम्पैक्ट करता है। किस तरीके के फैक्टर को, देखिए प्राइस कोटेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। सबसे पहले तो प्राइस, कि किस प्राइस पे गुड्स को बेचा जाएगा। फिर डेट ऑफ डिलीवरी, इस गुड्स को कौन सी डेट को डिलीवर किया जाएगा। देन प्लेस ऑफ डिलीवरी, इस गुड्स को किस प्लेस पर जो है डिलीवर किया जाएगा। देन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स को किस ट्रांसपोर्टेशन के मोड से भेजा जाएगा, यानी कि सी रूट से भेजा जाएगा या एयर रूट से भेजा जाएगा या कोई अदर रूट से भेजा जाएगा। देन मोड ऑफ पेमेंट, पेमेंट किस वे में होगी।
लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू होगी, या गारंटी पेमेंट के थ्रू होगी, या किसी बिल ड्रॉन के थ्रू होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, या इससे रिलेटेड जो क्रेडिट से रिलेटेड टर्म्स हैं वो इसमें मेंशन करनी होती है। अगर कोई डिस्काउंट दिया जा रहा है वो भी इसमें मेंशन करना होता है। तो प्राइस कोटेशन जो है वो वास्तव में कई चीज़ों को फैक्टर्स के इंडिकेट करती है, कई सारे फैक्टर्स को इम्पैक्ट करती है। इसके अलावा प्राइस कोटेशन में ये भी इंडिकेट किया जाता है जो भी चार्जेस और एक्सपेंसेस आएंगे उसे कौन बोन करेगा और कितना बोन करेगा, यानी कि एक्सपोर्टर कितना बोन करेगा, यानी कि उसको सहन करेगा, उसको चार्ज कराया जाएगा, और इंपोर्टर उसको कितना बोन करेगा, यानी कि इंपोर्टर पे किस पे चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा जो भी गुड्स की जो ओनरशिप है या जो गुड्स का रिस्क है वो बायर से सेलर पे जब कब ट्रांसफ़र होगा, मतलब किस टाइम पे जो है ये माना जाएगा ये जो गुड्स है इसका जो मालिकाना हक है, जो इसका रिस्क है वो बायर से जो सेलर से बायर पे ट्रांसफ़र हो चुका है। देखना ये सारे पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। इस तरीके प्राइस कोटेशन से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन इनकी डिलीवरी से रिलेटेड, प्राइस से रिलेटेड, वो बाद में बहुत बड़े डिस्प्यूट क्रिएट कर सकती है। उससे क्या हो सकता है, मुकदमेबाजी हो सकती है, और हो सकता है कि बिजनेसमैन को ना केवल अपना ग्राहक क्लोज करना पड़े बल्कि कई तरह के लिटिगेशन में फंसना पड़ जाए। तो इसलिए जो प्राइस कोटेशन से रिलेटेड डिसीजंस हैं बड़े स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं, इसलिए बिजनेसमैन को बड़े सोच समझ के इन डिसीजंस को लेना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन आता है दैट इज डिसीजन रिगार्डिंग स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट और कस्टमाइज प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पर एक इंटरनेशनल मार्केटर को ये तय करना पड़ता है कि उसे जो अपना प्रोडक्ट बेचना है वो किस फॉर्म में बेचना है, स्टैंडर्डाइज फॉर्म में बेचना है या कस्टमाइज फॉर्म में बेचना है। स्टैंडर्डाइज फॉर्म में क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो ऑलमोस्ट ऑल नेशंस के लिए जो है सेम प्रोडक्ट बनाता है, उसमें कोई ज़्यादा खास मॉडिफिकेशन नहीं करता। दूसरी ओर जो कस्टमाइज प्रोडक्ट जिसे एडोप्टेशन प्रोडक्ट भी कहते हैं, ये कस्टमाइज प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी एडोप्टेशन प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी के अंदर जो मैन्युफैक्चरर है वो प्रोडक्ट के अंदर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करता है कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि डिफरेंट नेशंस के जो कस्टमर्स होते हैं उनका जो कस्टमर बिहेवियर होता है, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। उसके अकॉर्डिंग जो है मैन्युफैक्चरर को प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत चेंजिंग लानी पड़ती है, तो उसे हम कहते हैं कस्टमाइज प्रोडक्ट स्ट्रेटजी। तो इंटरनेशनल मार्केटर को प्रोडक्ट स्ट्रेटजी बड़ी सोच समझ के तय करनी चाहिए कि उसे स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट स्ट्रेटजी अपनानी है या कस्टमाइज प्रोडक्ट स्ट्रेटजी अपनानी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन जो आता है दैट इज डिसीजन रिगार्डिंग सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ फॉरेन सेलिंग एजेंट। देखिए ये कई बार क्या होता है बिजनेसमैन के लिए पॉसिबल नहीं होता कि हर बार वो जो है फॉरेन नेशन में अपने खुद के ब्रांच ऑफिस खोले, अपने खुद का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तय करे, और फिर ये भी दिक्कत है कि खुद के ब्रांच ऑफिस खोलना और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तैयार करने में बहुत सारा समय लगता है, टाइम लगता है, बहुत सारा पैसा खर्च होता है, तो ये बहुत कॉस्टली इफेक्ट है। तो इसलिए कई बार जो इंटरनेशनल मार्केटर है वो क्या करता है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए फॉरेन सेलिंग एजेंट की हेल्प लेता है और उसके थ्रू जो है मार्केट एक्वायर करता है। लेकिन यहाँ पर यह बात ध्यान देने वाली बात है कि जो फॉरेन सेलिंग एजेंट है इसको अपॉइंट करते वक्त बहुत सोचकर डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि गलत फॉरेन सेलिंग एजेंट को आपने अपॉइंट कर लिया तो वो आपके बिजनेस के लिए बहुत बड़ा एक रिस्क को साबित हो सकता है। तो इसलिए फॉरेन सेलिंग एजेंट को अपॉइंट करते समय बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उनको ध्यान में रख के ही जो है फॉरेन सेलिंग एजेंट को अपॉइंट करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये कुछ मेजर डिसीजंस हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग में जो इंटरनेशनल मार्केटर को लेने होते हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक आता है अप्रोचेस टू इंटरनेशनल मार्केटिंग। देखिए जो अप्रोचेस है इंटरनेशनल मार्केटिंग में ये वही टॉपिक है जो अभी हमने फोर्थ पॉइंट में डिस्कस किया था, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिसीजंस के जो 3 पार्ट पढ़े थे। एक तरीके से ये उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। अगर शॉर्ट क्वेश्चंस में आए तो आप उसको लिख सकते हैं और लॉन्ग में आए तो थोड़ा आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 3 मेन जो है अप्रोचेस होती हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग में, इसे 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक्सपोर्ट मार्केटिंग। एक्सपोर्ट मार्केटिंग क्या होती है? देखिए एक्सपोर्ट मार्केटिंग में जैसा पहले डिस्कस किया गया, जो बिजनेसमैन है वो अपना जो भी डोमेस्टिक का जो एक्सटेंडेड जो प्रोडक्ट है, इनकी जो प्रोडक्ट वो उसके अपने नेशन में बेच नहीं पाया उसको वो बेचने की कोशिश करता है। ये एक तरीके से इंटरनेशनल मार्केटिंग की जो एथनोसेंट्रिक स्ट्रेटजी है उसके ऊपर बेस है। इसमें जो बिजनेसमैन है वो अपना जो डोमेस्टिक का एक्सेस प्रोडक्शन है केवल उसी को बेचने की कोशिश करता है। उसका जो प्राइम मोटिव होता है वो केवल उस एक्सेस प्रोडक्ट को बेचना है। इसलिए जो भी वो डोमेस्टिक मार्केटिंग मिक्स की जो स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहा था उसी को एक्सटेंड कर देता है इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए। यानी कि फॉरेन नेशंस के लिए कोई वो सेपरेट मार्केटिंग मिक्स अप्रोच नहीं अपनाता, उनके लिए कोई अलग से स्ट्रेटेजी डिसाइड नहीं करता। हाँ, ये जरूर उसको डिसाइड करना होता है कि उसे जो एक्सपोर्ट्स करना है वो डायरेक्ट करना है या इनडायरेक्ट करना है। देखिए जब डायरेक्ट एक्सपोर्ट किया जाता है तो बिजनेस यूनिट जो है
वो अपने खुद के जो है एक तरीके से जो डिपार्टमेंट्स हैं वो खोलने पड़ते हैं, अपने खुद के सेटअप लगाने पड़ते हैं, यानी कि एंड यूज़र तक खुद पहुंचना पड़ता है, चाहे वो अपने एजेंट का अपॉइंट करके या अपनी खुद की सेल्स फोर्स लगाकर। दूसरी ओर जो इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट्स है उसमें जो गुड्स है वो किसी इंटरमीडिएटरी को भेज देते हैं और बाद में जो इंटरमीडिएटरी हैं वो अपने नेम से अपने खुद के अकाउंट से जो है गुड्स को फॉरेन नेशन में बेचते हैं। तो जो भी रिस्क है वो सारा सारा इंटरमीडिएटरी पे ट्रांसफ़र हो जाता है इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट्स में। अब ये भी इन दोनों में से भी कौन सी अप्रोच अपनाई जाए ये डिपेंड करता है उस मार्केटर पर कि उसका जो एक्सपोर्ट्स है वो रेगुलर नेचर का है या इरेगुलर नेचर का है। सेकेंड इंपॉर्टेंट जो अप्रोच आती है वो आती है मल्टीनेशनल मार्केटिंग। देखिए, जब एक बिजनेसमैन को ऐसा लगता है कि जो डिफरेंट नेशंस हैं उनका जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है उसमें काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी चेंजिंग है, उस केस में जो है वो मल्टीनेशनल मार्केटिंग अप्रोच अपनाता है। ये जो अप्रोच है वो वही जो पहले हमने डिस्कस की थी फोर्थ पॉइंट में, वो पॉलीसेंट्रिक स्ट्रेटेजी पे डिपेंड है, जिसे हम मल्टी डोमेस्टिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी कहते हैं। जब डिफरेंट कंट्रीज़ की जो है उनका जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हर एक जो मार्केटिंग नेशन है यानी कि जो कंट्री है उसको एक इंडिपेंडेंट मार्केटिंग यूनिट्स मानते हैं और वहाँ की जो भी मार्केटिंग एनवायरनमेंट है उसको ध्यान में रख के जो है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। इस केस में जो इंटरनेशनल मार्केटर है वो अपने डोमेस्टिक मार्केट के लिए अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाता है और जो फॉरेन नेशंस है उनके भी हर एक नेशन के लिए एक अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, अलग अलग मार्केटिंग मिक्स जो है वो तैयार करता है। ये क्योंकि वहाँ के जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को नेचुरली बात है उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ करने की कोशिश करता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि नेचुरली बात है वहाँ का जो जो कस्टमर है उसके अकॉर्डिंग, उनकी नीड के अकॉर्डिंग जब प्रोडक्ट मिलेगा तो उसकी जो सेल्स है वो बढ़ेगी, जो ब्रांड की इमेज है वो भी बढ़ेगी। इसके लिए कई बार इंटरनेशनल मार्केटर को क्या करना पड़ता है, जो प्रोडक्शन जो सेंटर्स हैं वो भी फॉरेन नेशन में शिफ्ट करने पड़ते हैं, अपनी खुद की जो है वो सब्सिडरी खोलनी पड़ती है डिफरेंट नेशंस में, जिससे कि वो वहाँ के मार्केटिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही जो अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ कर सके। इस स्ट्रेटेजी को तभी अपनाना चाहिए जब डिफरेंट नेशंस में गुड्स का जो वॉल्यूम है, उनकी जो डिमांड है वो इतनी ज़्यादा हो कि इस अप्रोच को अपनाया जा सके, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली अप्रोच है। तो इस अप्रोच को तभी अपनाना चाहिए जब उसके बदले में जो बेनिफिट्स हैं वो कॉस्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा मिल रहे हों। तीसरी इंपॉर्टेंट अप्रोच जो आती है वो आती है ग्लोबल मार्केटिंग। देखिए, इस अप्रोच में क्या कहते हैं, इस अप्रोच में जो मार्केटर है वो ये मान के चलता है जो पूरे ग्लोबल मार्केट है वो एक सिंगल मार्केट है, इसलिए जो डिस्टेंस, जो सेगमेंटेशन, इनकी मार्केट की जो सेगमेंटेशन की जाती है वो जो 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 भी कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़ है उस नेशनल बाउंड्री के बेस पे नहीं की जाती, बल्कि उन उन जो डिफरेंट नेशंस के जो कस्टमर हैं उनकी जो सिमिलरिटी है, उनके बीच में जो खासियतों की कॉमन है, यानी कि उनकी जो लाइक्स डिसलाइक्स या यूज़ करने का पैटर्न है या उनका इनकम लेवल है या उनका बाइंग पैटर्न है या बाइंग मोटिव है, उनमें जो सिमिलरिटी पाई जाती है, उनमें जो कॉमन चीज़ें पाई जाती है, उसके बेस पे जो है डिफरेंट नेशंस को ग्रुप में कन्वर्ट किया जाता है और एक सिंगल मार्केटिंग मिक्स जो है एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए अपनाया जाता है। देखिए, ये बिजनेसमैन को नेचुरली बात है इसका फ़ायदा ये होता है क्योंकि आप एक कई नेशंस को एक पर्टिकुलर ग्रुप में बनाते हैं और उसके लिए मार्केटिंग कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ कर रहे हैं, तो उससे आप लार्ज इकोनॉमी के स्केल के, लार्ज स्केल के जो प्रोडक्शन के जो फ़ायदे हैं वो भी अपना सकते हैं। ये जो स्ट्रैटेजी है वो मार्केटिंग की जो जियो सेंट्रिक अप्रोच है उस पर डिपेंड है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो बिजनेसमैन है वो डिफरेंट नेशन को एक ग्रुप में कन्वर्ट कर लेता है और उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो अपने गुड्स को सप्लाई करता है। अब वो जो मार्केटिंग मिक्स के कुछ एलिमेंट्स हैं उनको तो वो कुछ कॉमन रख लेता है और कुछ में जो है वो थोड़ा बहुत चेंज कर लेता है। इनके ऐसा नहीं कि सारे के सारे मार्केटिंग एलिमेंट्स हैं उनको कॉमन रखता है, नहीं, कुछ मार्केटिंग एलिमेंट्स को कॉमन रख लेता है और कुछ में वो चेंज कर लेता है, जिससे कि वो एक पर्टिकुलर ग्रुप नेशन को आसानी से सर्व कर सके। इसका एक ग्रेट एग्जांपल मैकडी का है। जो मैकडी क्या करता है कि डिफरेंट नेशंस में जो अपना ब्रांड नेम है, लोगो है या स्टोर लेआउट है वो तो बिल्कुल कॉमन रखता है, उसमें कोई चेंज नहीं लाता, लेकिन जो प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी और प्राइस स्ट्रेटेजी है, यानी कि प्रोडक्ट की जो खासियत है, क्वालिटी है, उसका जो टेस्ट है वो वहाँ के नेशन के अकॉर्डिंग चेंज करता है। इसके अलावा प्राइस स्ट्रेटेजी भी वो डिफरेंट नेशन में अलग अलग प्राइस स्ट्रेटेजी अपनाता है, यानी कि जो अलग अलग ग्रुप नेशंस हैं उनकी नीड के अकॉर्डिंग जो है वो एक पर्टिकुलर जो है मार्केटिंग मिक्स को यूज़ करता है। तो ये तीन अप्रोच है इंटरनेशनल मार्केटिंग में एंट्री करने की: एक्सपोर्ट मार्केटिंग, मल्टीनेशनल मार्केटिंग एंड ग्लोबल मार्केटिंग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इंटरनेशनल मार्केटिंग की अप्रोचेस क्लियर हो गई होंगी। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करिएगा, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा।
अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको कोई क्वेश्चन है, कोई भी आपका सजेशन है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आप अपनी क्वेरी या सजेशन हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर 8683838931 पर। आप अपनी क्वेरी या सजेशन हमें ईमेल भी कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी gulyani classes@gmail.com पर। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो लेक्चर के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू।